हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2। दोस्तों यह अध्याय 2 रसायन विज्ञान का है, अम्ल क्षार एवं लवण। दोस्तों इसके पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें दोस्तों 5 लेक्चर लगे हैं। यदि आपने अभी भी रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण को कंप्लीट नहीं किया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक से हमने पढ़ाया है। तो दोस्तों सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आखिरकार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यह अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर है, आखिरकार इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं और किस किस चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये पहला टॉपिक क्या है, अम्ल क्षार की परिभाषाएं। आखिरकार अम्ल क्षार क्या होती हैं, इनकी परिभाषाओं को देखेंगे। और दूसरा क्या है, अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म। आखिरकार अम्ल और क्षार के रासायनिक जो उनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। और दोस्तों ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, अम्ल व क्षार के भौतिक उपयोग। अब अम्ल व क्षार के क्या देखेंगे, भौतिक उपयोग के बारे में बात करेंगे। चौथा टॉपिक क्या है, अम्ल व क्षारकों के बीच अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, उन सभी चीज़ों को हम चौथे टॉपिक में देखेंगे। और पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है अम्ल एवं क्षारक सूचक। अब दोस्तों सूचक क्या होता है उनको बारे में पढ़ेंगे, अम्ल एवं क्षारक सूचक क्या होता है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, पीएच, पीएच मान प्रबलता, यानी पीएच मान प्रबलता इसको देखेंगे। और पीएच व पीओएच में संबंध को देखेंगे। दोस्तों क्या देखेंगे, पीएच व पीओएच में संबंध को देखेंगे। उसके बाद क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, आखिरकार पीएच मान क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं। दोस्तों ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है इसको देखेंगे। उसके बाद क्या है, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, इसको भी हम लोग इस 10वें टॉपिक में देखेंगे। तो दोस्तों उसके बाद 11वां क्या है, 11वां है लवण एवं लवण का परिवार। दोस्तों लवण क्या होता है और लवण का परिवार क्या होता है उसको देखेंगे। अब क्या है, कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। उसके बाद क्या है, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अब दोस्तों क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र या फिर खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब दोस्तों डी क्या है, धामन सोडा क्या होता है, इन यानी धोने वाला सोडा क्या होता है उसको हम इसका उपयोग देखेंगे, ये बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, डेका माने क्या होता है दोस्तों 10, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। उसके बाद क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हेमीहाइड्रेट। अब दोस्तों हम अम्ल एवं क्षार में इन सभी यानी इस 11 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये लवण एवं लवण का परिवार क्या है, इस 11वें टॉपिक में इतना आता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम अम्ल एवं क्षार और लवण में हम किन किन चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल क्षार की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक क्या है, अम्ल, यानी अम्ल का अंग्रेजी क्या होता है, एसिड। अम्ल का अंग्रेजी क्या होता है, एसिड। तो दोस्तों देख लेते हैं ये अम्ल क्या होता है। सबसे पहले अम्ल क्या होता है, अम्ल जो होते हैं पहले देख लेते हैं। वैसे अम्ल क्या होता है, अम्ल तो सबसे पहले क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। यह हमें क्या होता है, खट्टा लगता है। अब क्या होता है, अम्ल जो होता है वो जल में क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। लेकिन बहुत से अम्ल ऐसे होते हैं जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं। तो दोस्तों इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, अम्ल क्या होता है। देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या हो जाएं, वियोजित होकर
केवल हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित हो जाएं और वियोजित होने के बाद केवल हाइड्रोजन आयन दें तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई आयन नहीं देते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं लेकिन उसके अतिरिक्त जो है अन्य किसी आयन को वह नहीं देते हैं। उसके बाद क्या है, वो अम्ल कहलाते हैं। अब उसके बाद क्या है, अम्लों में हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन क्या होता है H, अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों क्या है, अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? आयनन के आधार पर जो होते हैं अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। क्या है, आयनन के आधार पर, आयनन, आयनन के आधार पर अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप लोगों का यहाँ से एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बन रहा है। हम आपको एक एक चीज़ें लिख लिख के बता रहे हैं। अम्ल यानी आयनन के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। आयनन के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होते हैं? पूर्णतः वियोजित या फिर आयनित हो जाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से मिल जाते हैं यानी घुल जाते हैं, विलयित हो जाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। सबसे अच्छा कह सकते हैं वियोजित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित या फिर आयनित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आसानी से घुल जाएं और घुलने के बाद क्या दे दें? हाइड्रोजन आयन दे दें। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित या फिर आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कहते हैं। और सामान्यतः जो होता है प्रबल अम्ल जो होते हैं सामान्यतः यह खनिज अम्लों से क्या होता है? बना होता है। यानी सामान्यतः यह क्या होता है? खनिज अम्ल प्रबल अम्ल कहते हैं। सामान्यतः यहाँ पर क्या लिखेंगे? सामान्यतया जो सामान्यतः खनिज अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। सामान्यतः खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल होते हैं। सामान्यतः खनिज अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। अब दोस्तों इसका एक बार क्या देख लेते हैं? उदाहरण। जैसे उदाहरण क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। H2SO4। उसका दूसरा उदाहरण क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तीसरा क्या है? हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी HNO3। अब दोस्तों क्या करेंगे? अब ये हमें किस तरीके से प्राप्त होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल किस तरीके से प्राप्त होता है? जैसे यहाँ पर क्या है? H2SO4।
ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका नाम नीचे लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ से आप लोगों के तरीके की प्रॉपर नोट्स तैयार हो रहा है, यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो इसका नोट्स जो है टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए, आपने उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ी ही होगी, हमने पहले पाठ में उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ाया है। यहाँ से क्या होगा? ये हाइड्रोजन आयंस जो है, या हाइड्रोजन पर कितने आयंस होते हैं? 2। नहीं, हाइड्रोजन पर क्या होता है? +1 का चार्ज होता है दोस्तों। हाइड्रोजन पर क्या होता है? +1 का चार्ज होता है। और क्या होगा? ये सल्फाइड यानी सल्फेट SO4 पर क्या होता है? -2 का चार्ज होता है। अब दोस्तों क्या है? ये हाइड्रोजन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है अकेला, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है 2। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? 2 से गुणा। अब क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फाइड 1 सल्फेट, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो जानते ही हैं हाइड्रोजन, ये तो जानते हैं सल्फेट। अब दोस्तों क्या है? इसको कोष्टक में कर देते हैं। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं अम्ल क्या होता है। यानी वे पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर यानी जल में घुल जाते हैं और घुलने के बाद जो होते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, तथा इसके अतिरिक्त जो होता है अतिरिक्त अन्य कोई आयंस नहीं देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्लों में क्या होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब देखते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। आयनन के आधार पर कितने होते हैं? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है? प्रबल अम्ल। और दूसरा प्रकार क्या है? दुर्बल अम्ल। दोस्तों अब हम दुर्बल अम्ल को अगले पेज में देखेंगे। यानी प्रबल अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित या फिर आयनित तो हो जाता है, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतः जो खनिज अम्ल होते हैं वे क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। दोस्तों इसका हमने उदाहरण लिया, 3 उदाहरण लिया और इसको इस तरीके से बता दिया। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दुर्बल अम्ल। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है? दुर्बल अम्ल। इसके पहले हमने क्या पढ़ चुके हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं उसको पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम क्या देखते हैं? दुर्बल अम्ल। आखिरकार दुर्बल अम्ल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। जैसे क्या है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया, वे अम्ल क्या होते हैं? जो जल में पूर्णतया वियोजित या फिर आयनित नहीं होते। लेकिन प्रबल अम्ल क्या था? जल में पूर्णतः वियोजित या फिर आयनित हो जाता था, नहीं होते हैं, यानी दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतः कार्बनिक अम्लों से, यानी सामान्यतः जो होते हैं कार्बनिक अम्लों से प्राप्त होने वाले अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त होने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब दोस्तों हम क्या देख लेंगे? इसका उदाहरण। क्या देख लेंगे? उदाहरण। दोस्तों उदाहरण जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना है? जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहला दुर्बल अम्ल जो आसानी से क्रिया नहीं कर सकता है वो क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड HCN। ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड है। और दूसरा क्या है? एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। और दूसरा क्या है? HCOOH। अब दोस्तों क्या है? ये हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन की पावर कितना होता है? +1 का चार्ज होता है। साइनाइड पर भी क्या होता है? +1 का चार्ज होता है। मतलब प्लस माइनस, यानी हाइड्रोजन पर क्या होता है? +1 का चार्ज होता है, लेकिन साइनाइड पर -1 का चार्ज होता है। अब दोस्तों क्या है? HCN। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाई है तो वही वाला लगा दो। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यह क्या है? हाइड्रोजन हो गया अलग +1 की चार्ज के साथ, और क्या हो गया? CN क्या है? माइनस के साथ। ये दोस्तों क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड है। ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड।
हाइड्रोजन साइनाइड। ये हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया, साइनाइड भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो दोस्तों हमने इसका एक उदाहरण लेकर आपको बता दिया। उदाहरण वैसे तो हमने देखे 3। अब दोस्तों क्या होता है, CH3 यानी CH अलग हो जाएगा और COOH अलग हो जाएगा, और इसमें भी H अलग हो जाएगा और COOH अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, -1 का चार्ज होगा, यहाँ पर क्या होगा, +1 का चार्ज होगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्या है दोस्तों, एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या है दुर्बल अम्ल क्या होता है। वे अम्ल जो जल में आसानी से ना घुलें। सीधी सी बात है कि वे अम्ल जो हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित ना हो, यानी आसानी से ना घुलें, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त होने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दोस्तों हमने क्या देखा, इसका उदाहरण देखा हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल। इसको क्या पढ़ेंगे, लेकिन इसका IUPAC नाम। अब दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में इसको एकदम डीप तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों एक अलग टॉपिक क्या है, विभिन्न अम्लों का जल में आपेक्षिक प्रबलता क्रम। दोस्तों ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कौन जल में आसानी से घुल जाता है, ऐसा कौन सा अम्ल जो है जो जल में आसानी से घुल जाता है, यानी जल में कौन घुलने का जो है अपना जो तत्व होता है, मतलब अपना घुलने का कौन ये क्रिया करता है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पहले कौन घुलता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। उसके बाद कौन घुलता है, उसके बाद घुलता है दोस्तों HNO3। क्या घुलता है, HNO3। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद यानी ये जल में क्या होता है सबसे तेज़ी से क्रिया करता है। उसके बाद क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। उसके बाद कौन करता है, उसके बाद हमने क्या बताया है आपको, एसिटिक अम्ल, CH3COOH। यानी सबसे पहले जल में ये घुल जाता है, यानी बहुत तेजी से ये जल से क्रिया करता है। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी जल में घुलने की जो क्रिया हो रही है वो घटती जा रही है। क्या हो रही है, घटती जा रही है। उसके बाद H2CO3। दोस्तों उसके बाद क्या है, H2CO3। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, विभिन्न अम्लों का जल के आपेक्षिक प्रबलता क्रम। इसका कहने का मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये जल से क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्रिया कर रहा है। उसके बाद ये थोड़ा कम, उसके बाद ये थोड़ा कम, ऐसे घटते घटते जा रहे हैं। तो दोस्तों विभिन्न अम्लों का जल के आपेक्षिक प्रबलता क्रम, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, क्षारक। आखिरकार क्षारक क्या होता है, यानी इसका उदाहरण, इसका इंग्लिश में क्या है, बेस। ये क्या होता है, इसका उदाहरण देख लेते हैं, मतलब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, वे रासायनिक पदार्थ, क्या है, रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में, आयनन के पश्चात क्या हो, जल में वियोजित यानी घुलकर ऋणावेशित आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर ऋणावेशित आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि क्षारक में क्या हाइड्रोजन आयन होते हैं। हाँ दोस्तों क्षारक में हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, यानी हाइड्रोजन की अपेक्षा में हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है। दोस्तों ये क्या है, इसका एक विशेष चीज़ देख लेते हैं, विशेष। दोस्तों आप अपने नोट्स में इसको क्या कर लेंगे, नोट डाल के डबल स्टार बना करके उसको लिख लीजिएगा। अपने कॉपी में जब लिखिएगा तो नोट्स में एकदम स्टार बना करके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए क्या है, वे क्षारक, यानी वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। तो दोस्तों क्या है, वे क्षारक जो जल में, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं,
यानी जो क्षार जो है जो जल में घुल जाते हैं, यानी वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। यानी वे रासायनिक पदार्थ यानी वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार होते हैं, यानी जो सभी क्षारक होते हैं वे क्षार होते हैं, क्योंकि सभी क्षारक जो हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, यानी सभी क्षारक क्षार होते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन यानी सभी क्षारक जो होते हैं वे क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्या है? अतः लिख करके बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं अब दोस्तों आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए वे क्षारक यानी क्षार किसे कहते हैं? क्षारक जो जल में घुल जाएं उसे क्या कहते हैं? क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षारक यानी जो जल में घुल जाते हैं वे सभी क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। लेकिन इसमें क्या है? लेकिन सभी क्षारक यानी जो सभी क्षारक हैं वो क्षार नहीं होते, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुल नहीं सकते। दोस्तों ये क्या है यहाँ पर? यानी सभी क्षारक यानी क्षार किसे कहते हैं? जो जल में घुल जाएं। जो जल में घुल जाता है वो क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सभी क्षारक यानी ये क्षारक जो है वो सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि क्षार जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों अब क्षार के प्रकार कितने होते हैं? क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? क्षारक के प्रकार। अब दोस्तों पहले की तरह ये क्षारक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों हम इसलिए इन सभी चीज़ों को अपने हाथों से लिख रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो सके। आप इसका नोट्स यहाँ से चाहे बना सकें, चाहे हमारे टेलीग्राम पर से बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या है? क्षारक के प्रकार यानी आयनन के आधार पर आयनन के आधार पर क्षारक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आयनन के आधार पर क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? आयनन के आधार पर क्षारक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये आपने क्षारक के प्रकार। अब इस क्षारक के दोनों प्रकार को अगले पेज में देखते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। क्षारक किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब इसका विशेष देखें क्या? वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। क्षारक क्या हैं? जो जल में घुल जाएं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। यानी सभी क्षार जो होते हैं यानी जो सभी घुल जाते हैं जल में वे सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। लेकिन सभी क्षारक यानी जो सभी क्षारक हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अब देखिए आयनन के आधार पर जो क्षारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अब दोनों प्रकार को देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्षारकों के जो 2 प्रकार हैं, यानी प्रबल क्षारक और क्या है? दुर्बल क्षारक। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? प्रबल क्षारक किसे कहते हैं? आखिरकार प्रबल क्षारक किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाएं, यानी घुल जाएं, घुल कर क्या दें? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं
प्रबल क्षारक कहलाते हैं। अब दोस्तों प्रबल क्षारक क्या होते हैं? जो क्षारक जो होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाएं और घुलने के बाद क्या दें? हाइड्रोक्साइड आयन दें। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोस्तों K है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na हाइड्रोक्साइड, OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब क्या देखते हैं हम? बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। अब दोस्तों ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इसको देख लेते हैं कैसे ये बनता है। यानी पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो अभिक्रिया दोनों तरफ से होती है। अब क्या हुआ? पोटेशियम पर आप लोग जानते हैं +1 का चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पर मतलब -1 का चार्ज होता है। ये क्या है? पोटेशियम है, पोटेशियम आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्या है? दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या फिर आयनित नहीं होते, यानी वो जल में ना घुलें। क्या है दोस्तों? वो जल में ना घुलें, क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। अब दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? दुर्बल क्षारक को उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी Al। अब जानते हैं आप लोग कि एल्युमिनियम पर क्या होता है? +3 का चार्ज होता है। एल्युमिनियम पर क्या होता है? +3 का चार्ज होता है, OH। अब क्या हुआ? अब ये जो एल्युमिनियम का +3 चार्ज था वो पर कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर। अब क्या है? अमोनिया, यानी NH4। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH4 और क्या है? OH। अब दोस्तों देखिए, अब क्या होगा? एल्युमिनियम जो है वो अलग होगा। कैसे? देखिए, Al OH का होल थ्राइस, यानी यहाँ पर क्या? हाइड्रोक्साइड क्या है? 3, एल्युमिनियम है अकेला। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया यहाँ पर होगी। अब क्या होगा? एल्युमिनियम पर हमने बताया आपको क्या होता है? +3 का चार्ज होता है। एल्युमिनियम पर क्या होता है? इस 3 को दोस्तों ऊपर लिखिएगा। एल्युमिनियम पर +3 का चार्ज होता है। और क्या होता है? हाइड्रोक्साइड, यानी OH पर -1 का चार्ज होता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कितना है? यहाँ पर हाइड्रोक्साइड 3 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड अकेला है। अब क्या हुआ? हाइड्रोक्साइड नाराज हो गया। अब कह रहा है हमको भी 3 करो। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। अब यह हाइड्रोक्साइड 3 हो गया, एल्युमिनियम अकेला है, एल्युमिनियम अकेला है। अब ये दोस्तों क्या होगी? अब क्रिया बैलेंस हो गई। ये क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एल्युमिनियम आयन है। एल्युमिनियम आयन ये क्या है? ये क्या अड्डा है दोस्तों? हाइड्रोक्साइड।
लिखा है हाइड्रोक्साइड आयन। दोस्तों इसको हाइड्रोक्साइड गलत लिखा गया, फिर से लिख देते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। अब दोस्तों क्या है, दुर्बल क्षारक आपको समझ में आ गया होगा, यानी वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या फिर आयनित नहीं हो, यानी पूरी तरह से जल में ना घुलें, वे क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण लिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम को उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साथ इसका कंपेयर किया तो क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम को जब अलग किए, ये क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम जब अलग हुआ तो एल्युमिनियम अपना +3 का जो चार्ज है वो अपने साथ ले गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जो है -1 का चार्ज है इसके पास। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा प्रबल क्षारक और क्या है, दुर्बल क्षारक। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या देख लेते हैं, विभिन्न क्षारकों की, यानी जो विभिन्न क्षारक हैं वो जलीय विलयन में प्रबलता क्रम, यानी कौन जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा। सबसे तेज अभिक्रिया कौन करेगा जल के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। सबसे अधिक कौन क्रियाशील है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारकों में दोस्तों, क्षारकों में। उसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद क्या है, अमोनिया NH4 हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। अब दोस्तों ये विभिन्न क्षारकों के जलीय विलयन में प्रबलता क्रम का मतलब क्या है कि जो पोटेशियम है वो जल के साथ सबसे तेजी से क्रिया करेगा इन तीनों की अपेक्षा। जो पोटेशियम है इन तीनों की अपेक्षा जल में बहुत तेजी से क्रिया करेगा। अब दोस्तों क्या है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब ये इन दोनों से, मतलब इन दोनों की अपेक्षा ये जल से बहुत तेजी से क्रिया करेगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पोटेशियम है वो जल के साथ बहुत तेजी से क्रिया करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो दोस्तों अम्ल क्षारीय अम्ल लवण का आज क्या था, पहला लेक्चर था। तो दोस्तों हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले देखिए हमने अम्ल की परिभाषा क्या होती है, अम्लों के प्रकार देखें। उसके बाद अम्ल में कौन, जलीय विलयन में क्या होता है, अम्लों के प्रबलता क्रम को देखा। उसके बाद क्षारक देखें, उसके बाद क्षारकों के प्रकार देखें, यानी प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, और क्या देखें, विभिन्न क्षारकों की जलीय विलयन में प्रबलता क्रम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लेक्चर 2 में। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका दोस्त भी ऐसे हमारे साथ एकदम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो दोस्तों थैंक यू।